पहली खबर आज की है इन मैडम से जुड़ी हुई। ये मैडम कौन है? बेयर बाग से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बातचीत करती होंगी। हाँ जी हैं, इनके बयान आप लोगों ने बहुत पहले भी हमारे सेशन में सुने हैं। नहीं जानते हैं तो हम नाम से आपको याद दिला दें, ये वही मैडम है जो कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान में जाती हैं तो पाकिस्तान के पक्ष में बोल देती हैं, इंडिया आती हैं तो इंडिया की तारीफ कर देती हैं। ये वही मैडम है जो जर्मनी में रहकर के ईयू की भाषण देने जब जाती हैं तो कहती हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि ये विदेश मंत्री है जर्मनी की, लेकिन इनके अंदाज बड़े निराले हैं। इन्हें लेकर के तो कई बार जर्मनी के लोग खुद प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि मैडम को हटाया जाए विदेश मंत्री के पद पर। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ है। शायद आपको याद हो, अब तक मैं 3 सेशन इनके ऊपर कर चुका हूं। जर्मनी की विदेश मंत्री हैं, बेयरबाक इनका नाम है। इनके ऊपर एक सेशन मैंने किया था जब ये पाकिस्तान की यात्रा पर थी, कुछ कश्मीर विरोधी भाषण दिया था, इंडिया आकर के सॉरी बोल दिया था। इसके बाद में फिर ये अपने ईयू के अंदर गई, वहां पर भाषण देने गई, जर्मनी के पक्ष को रखते हुए इन्होंने कहा कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ईयू के लोग खड़े हो गए, अरे भाई हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। ओ सॉरी, मैंने वो अंदर की बात बाहर बोल दी। यानी उस तरह की महिला है जिनके बारे में अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे। मिस्ट्री वुमन है। मिस्ट्री वुमन हमारे इंडिया आई हुई थी। कहां आई हुई थी? आज के लिए क्या है कि इंडिया के अंदर आजकल G20 नामक एक विवाह फंक्शन चल रहा है। हालांकि उसमें परिणय सूत्र में 2 लोग नहीं बंधने वाले हैं, 20 लोग बंधने वाले हैं। फिर अगली बार फिर से वो एनिवर्सरी मनाते हैं। ये विवाह बंधन आपको मालूम है कि होने वाला है पूरे देश भर, साल भर। लेकिन इस समय मैंने आपको याद दिलाया था G20 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक है जो कि मार्च के पहले सप्ताह में 1 और 2 तारीख को है, अगर आपको याद हो तो। उसको हमने एक तरह से कहा था लगन जैसा फंक्शन है जो इंडिया में होने जा रहा है। बहुत सारे विदेशी मेहमान इंडिया आए हुए हैं। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है तो स्वाभाविक है कि विदेश मंत्री G20 देशों के आएंगे। मैडम भी आई और भी G20 नेता आए जो वहां पर अपनी बैठक में शामिल होने इंडिया पहुंचे थे। इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि मतलब दुनिया ने ट्रोल कर दिया, इन्हें भी ट्रोल कर दिया और हमें भी ट्रोल कर दिया। लोगों ने यह कहा कि इंडिया ने जर्मनी की बेइज्जती कर दी। हमने बेइज्जती की या इन्होंने खुद करवाई? आज के सेशन में आप ये जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि कितना जरूरी होता है प्रोटोकॉल। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति इस तरह से मानते हैं कि यार क्या जरूरत है, जब प्रधानमंत्री चलता है तो इतनी सारी गाड़ियों को चलने की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति चलता है तो दीवारों के ऊपर पुलिस वालों के खड़े करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा लवाजमा ले जाने की क्या जरूरत है। वही जरूरत को आज के सेशन में हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल यह जानकारी जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक बात महत्वपूर्ण होती है। आज की सुर्खी कुछ इस प्रकार से है कि क्या इंडिया ने जर्मन के विदेश मंत्री की इंसल्ट की जब वो दिल्ली आई थी? खबर है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कोल्ड शोल्डर्ड इन इंडिया। क्या उनकी इंसल्ट की गई इंडिया में जब वो विदेश यहां इंडिया आई थी? इंडिया आई क्यों थी? आपको याद होगा हमने प्रॉपर तरीके से अपने सेशन के अंदर आप लोगों को यह जानकारी साझा की थी। अगर आपको याद हो तो आज से 6 दिन पहले हमने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि इंडिया के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है और उसका पूरा कैलेंडर हमने साझा किया था आप लोगों के सामने कि 1 मार्च से 2 मार्च के बीच में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में आयोजित होने वाली है। हमने आपको यह बताया था 1 मार्च और 2 मार्च को G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी। ठीक है, G20 है तो 20 के 20 विदेश मंत्री आएंगे। तो विदेश मंत्रियों में चूंकि जर्मनी भी शामिल है तो जर्मनी की विदेश मंत्री भी आएंगी। मैडम आई, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इन G20 में कौन कौन से देश आए। तो आप देख लीजिए ये सारे के सारे देश शामिल हैं अल्फाबेटिकली। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, टर्की, यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके समेत आप यहां पर देखें साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, ये सब देश यहां पर शामिल हुए। ठीक है, लेकिन मसाला ढूंढने वालों को मसाला चाहिए। कहानी को अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मैंने आपको पूरी तरीके से जब ये वाला सेशन किया था ना तो इसमें बहुत डिटेल में आपको यह बताया था कि इसे एक विवाह समारोह समझें। विवाह समारोह भले ही फिनिश जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन उससे पहले हर एक इवेंट बहुत ही काम का है। यानी जैसे ये वाला इवेंट है, ये इट इज समथिंग लाइक लगन का महोत्सव है, उसमें रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा, बाय द वे आप इस घटना को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यदि आप थोड़ा व्यवहारिक बात पहले समझ लें, क्योंकि पृष्ठभूमि बनाना मुझे बहुत जरूरी है, तब जाके इस बात का आप महत्व समझ पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए यह बात महत्वहीन हो जाएगी। पृष्ठभूमि बनाते हैं। चलिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हों जो किसी शादी फंक्शन को अटेंड करने अपने शहर से किसी दूसरे शहर किसी रिश्तेदार के यहां गए हों। यदि आप ट्रेन से गए हैं, आप ट्रेन से गए, आप स्टेशन पर उतरे, आपने खुद से ऑटो, टैक्सी, रिक्शा जो
करना था वो किया और रिश्तेदार के घर पहुंच गए। एक तो होता है इस प्रकार से पहुंचना, और दूसरा हुआ आप पहुंचे, आपको लेने के लिए सामने वालों के घर की तरफ से जिनके आप जा रहे हैं, जो आपका होस्ट है वो स्टेशन पर खड़ा हुआ है बोगी के बाहर गुलदस्ता लेकर के कि प्लीज पधारिए, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। जरा विचार करिए कितना अच्छा लगेगा आपको। यानी आपको अपनी अगुवाई पर यह प्रसन्नता हो कि हां यार मेरा आना इनके लिए मैटर करता है, और यह मैटर करना जब सुर्खी बनता है तो आपके सामने बन जाती है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, यदि यह जानकारी आपको समझ में आ रही है तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि कुल इस तरह की जो घटनाएं हैं, जब आप किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं, उनके यहां पर किस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है यह वैल्यू रखता है। लेकिन विचार करो, आप एक ट्रेन से आ रहे हैं, आप जैसे ही और लोग हैं, मतलब ऐसे समझो आपके पापा के 5 बहनें हैं, 5 फूफा जी आपके ट्रेन से आने वाले हैं, अलग अलग ट्रेन से फूफा जी आ रहे हैं। बच्चों ने एक फूफा जी को तो रिसीव करने के लिए पूरा तामझाम बिठाया, लेकिन एक फूफा जी को लेने के लिए कोई ट्रेन पर गया ही नहीं। तो आप सोचकर देखो इस आधार पर वो फूफा जी खुश होंगे या नाराज होंगे। ये कहानी बस इसी पर टिकी है। हमने आपको फूफाओं की स्टोरी सुना रखी है, आप उससे इसे रिलेट कर लें। मेहनत का पसीना है जो निकल रहा है, परेशान ना हो, देखकर खुश हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे सुने। तो ऐसी स्थिति के अंदर साहब आपने आज जो तस्वीर देखनी है वो अब शुरू हो रही है। क्या है जरा देखिए। एक इवेंट था, यह इवेंट देश के अंदर 1 से 2 मार्च को आयोजित किया गया। इस इवेंट के बाद में विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक को लेकर के मामला सुर्खियों में है। क्या है चलिए देखते हैं। अब चूंकि विदेश मंत्री जो हैं बड़े फूफा हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उतरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, आपको उतरती हुई दिखाई देती हैं। आप वीडियो देखते हैं, विदेश मंत्री उतर रही हैं, उतरते हुए आप आती हैं और आपको रिसीव करने के लिए जिसका होस्ट है वहां कोई नहीं है। आप अकेले चलती जाती हैं, आप खोज खोज कर लोगों को हाथ हिलाती हैं, पीछे से आपके और सहयोगी उतर कर आ रहे हैं। फिर अचानक आप देखती हैं कि आपको रिसीव करने के लिए लोग आ रहे हैं। लोग आते हैं, आपके खुद के जो एम्बेसडर हैं, जो जर्मनी के यहां पर नियुक्त हैं, वो भी भागे भागे आने लग रहे हैं। ओ माय गॉड, व्हाट ए काइंड सरप्राइज, आप जल्दी आ गई, कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया जाता है। उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है और ले जाया जाता है। विदेश मंत्री का इस तरह का स्वागत देखते ही बहुतों को मिर्ची लगनी थी। क्यों लगनी थी? क्योंकि ये जर्मनी की विदेश मंत्री थी। क्यों लगनी थी? आते हैं एक और कारण पर। आइए, एक और व्यक्ति उतर रहा है। कौन है साहब? खुद पहचानिए, जानो तो बूझो तो जानो वाली स्थिति है। ये उतर कर आए, ये देखिए सल्यूट। सल्यूट का सिंपल सीन होता है, अगर आपको कोई सल्यूट करता है तो आपको भी सल्यूट देना होता है। ये देखिए, पहचान रहे हैं? ये हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव। ये आए हैं, इन्हें रिसीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से पूरा लवाजमा है। वहीं मैडम जब आई हैं तो इनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। भाई साहब, इतने पर तो घड़ों पानी डल जाना था। आपको याद है 7 मार्च को ही मैंने एक सेशन किया है जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि क्या जर्मनी कर रहा है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। याद करिए अपना जो पुराना सेशन। हाँ भाई टीम, आपसे गुजारिश है कि आज इस सेशन को डाल दें आप काट के। हमने इस सेशन को आपसे कहा था जिसमें बताया था कि क्या जर्मनी कर रहा है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। क्यों कहा था? क्योंकि असल में पुतिन ने हाल ही में ब्लेम किया था जर्मनी को कि तुमने सब जगह जा जा करके रशिया विरोधी माहौल बना दिया है। रशिया विरोधी बनाकर खुद से तुम वेपन यूक्रेन को भेज रहे हो, पाकिस्तान के माध्यम से वेपन तुम यूक्रेन को भेज रहे हो, तुम चीन को जाकर कह रहे हो कि तुम उसको कहो कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज ना ले। बोले तुम्हारा चल क्या रहा है? तो भाई साहब इस बात को यूं समझो कि जैसे ही ये 2 तस्वीरें मार्केट में तैरने आई, लो जी, पूरी तरह से ट्रोलर्स ने इस घटना को इतना अंतरराष्ट्रीय रूप से उठा दिया कि देखो ये तो साफ हो गया कि इंडिया किसकी तरफ है। आप यहां देखिए, ये पॉलीग्राफ इन्फो करके खबर है जो लिखता है कि रशिया एंड इट्स सपोर्टर्स हैव डिसेप्टिवली ट्राइड टू स्पिन द वे जर्मनीज टॉप डिप्लोमेट वाज ग्रीटेड इन इंडिया वर्सेस हर रशियन काउंटर पार्ट। भाई साहब यहां लिखते हैं एक और, नो रेड कारपेट। मैडम के लिए किसी ने कोई लाल रेड कारपेट नहीं बिछाया। आप यहां पर खबर देखते हैं साहब, दुनिया भर में लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि एक तरफ तो मिनिस्टर लेवरोव का स्वागत हो रहा है और जर्मन विदेश मंत्री को लेने कोई नहीं आ रहा है।
यहां पर लोग पूछ रहे हैं कि किसको आइसोलेट किया गया। हम तो सोच रहे थे कि G20 के बहाने रूस को आइसोलेट कर दिया जाएगा, उससे कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। जो सबको लीड कर रहा था उसी को ही अकेला छोड़ दिया। अजी साहब गजब हो गया, ये तो गजब बेइज्जती हो गई। ट्रोलर्स ने इस बात को इतना गजब तरीके से उठा दिया कि ये तो इंडिया का सही चेहरा सामने आ गया, देखो इंडिया ने कैसा कर दिया है। भाई साहब ये जब चीजें आई, आप देखिए खबर देखिए, सब तरफ से ये टेरर अलार्म करके कोई है, नो लॉन्गर रेस्पेक्ट द लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर जो फ्री वर्ल्ड की बातें करते हैं उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया विद नो ऑफिशियल रिसीविंग, दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज एंड ऑल्सो एम्बेरेसिंग। भाई साहब लोगों ने गजब तरीके से जो है इस बात को उठा दिया कि देखा इंडिया ने कैसा किया, मतलब कोहराम हो गया। समझ में आ गया मैंने आपसे क्या कहा? इसलिए मैंने आपसे कहा बहुत जरूरी है प्रोटोकॉल। क्या जरूरी है? प्रोटोकॉल। क्या होता है ये तो वो वाली पंचायत मूवी का एक सीन डायलॉग ध्यान आ जाना चाहिए, यहां पर वो लग जाना चाहिए कट करके, गजब बेइज्जती है यार। तो ये वो गजब बेइज्जती वाला सीन है जो यहां पर निकल के आया है। क्या? प्रोटोकॉल का अभाव। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ने की क्या जरूरत है। जी दुनिया यूं चश्मा लगा के बैठी हुई है देखने के लिए कि आपने कैसा ट्रीट किया किसी को। तो होता क्या है नियम से वो जान लीजिए पहले साहब। प्रोटोकॉल यानी किसी को रिसीव करने वाले को, यानी मान लीजिए कोई विजिटिंग आ रहा है फॉरेन मिनिस्टर, उसको रिसीव करने के लिए प्रॉपर एक रेड कारपेट बिछाया जाता है, लाइन ऑफ ऑफिशियल्स खड़े किए जाते हैं। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को करने का तरीका होता है। देखिए क्या होता है, पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको यह लगता होगा कि यार इतने सारे लोगों को कैसे पता चल गया कि वो फलाना सिंह आ रहा है। मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लो रूस की विदेश मंत्री इंडिया आ रहे हैं या फिर जर्मनी के विदेश मंत्री इंडिया आ रहे हैं। सब देशों का भारत के अंदर विदेश मंत्रालय के, सब देशों का भारत के अंदर एक एम्बेसडर होता है ना। भारत के अंदर एक एम्बेसी होती है, हर देश की अपनी अपनी, जहां पर ये सब लोग रहते हैं और वहां से अपने एम्बेसडर को पहले ही सूचना दे देते हैं कि देख भाई सुन, हम आ रहे हैं तो हमारी रिसीविंग की जिम्मेदारी तेरी है। ये अपने एम्बेसडर को, जो इनका अपना आदमी होता है, जैसे जर्मनी का एम्बेसडर इंडिया में ऑलरेडी नियुक्त है, तो जर्मन के विदेश मंत्री ने अपने एम्बेसडर को पहले ही कह रखा था कि मैं आऊंगी, मुझे लेने आ जाना। यार होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं जाओ, कोई नई जगह जा रहे हो, कहां जाना है, टैक्सी थोड़ी लेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने व्यक्ति को बोलकर रखते हो, ठीक है। कन्वेंशन परिपाटी क्या है, जो नियम होता है पूरी दुनिया में सामान्यतया फुलफिल, वो क्या है कि जब कहीं आप उतरते हो वहां पर आपको एम्बेसडर को सूचित पहले से ही करना होता है कि हम आ रहे हैं। वो एम्बेसडर उस देश के विदेश मंत्रालय को, उस देश के विदेश मंत्रालय मतलब जर्मनी ने अपने एम्बेसडर को कहा, उस एम्बेसडर ने इंडिया में जो विदेश मंत्रालय है यानी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उस फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर एक प्रोटोकॉल ऑफिस होता है। उस प्रोटोकॉल ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं। ऑफिसर्स का मतलब उनमें से एक जो है वो, जैसे आपने देखा ना ड्रेस पहन करके एक मतलब सेना के जवान खड़े हुए हैं, ऐसे ही सेना के अधिकारी खड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है कि आप आएंगे तो ये गाड़ियां आपके आगे चलेंगी, ये गाड़ियां आपको रिसीव करने जाएंगी। एक प्रकार से पूरी तरह से हर विदेश विभाग के पास एक प्रोटोकॉल ऑफिस होता है जिसका काम केवल प्रोटोकॉल में होता है, ठीक है। उनको सूचित कर दिया जाता है, उसी के तहत रेड कारपेट का बिछाना और ये सारे काम किए जाते हैं। फिर जर्मनी के साथ क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो सर घनघोर बेइज्जती है, ये तो समझ में आ गया। जब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर कोई भी देश दूसरे देश को संबोधित करेगा तो ये तो घनघोर बेइज्जती हो गई। फिर ऐसा क्यों हुआ? और तो और अमेरिका वाले आते हैं, उनको आप बहुत अच्छी रिसीविंग देते हैं। आप यहां पर देखिए अमेरिका के जो विदेश मंत्री आ रहे हैं ब्लिंकन साहब, इनको रिसीव करने के लिए बढ़िया से ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, प्रॉपर तरीके से उनके एम्बेसडर के द्वारा रिसीव किया जाता है। भारत के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें रिसीव किया जाता है, प्रॉपर तरीके से रिसीविंग चल रही है। और तो और बहुत सारे ऐसे जमाने और समय हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई बाहर से कोई बहुत बड़ा गणमान्य व्यक्ति आया है तो उसे लेने के लिए खुद प्रोटोकॉल को तोड़कर ले जाने की नौबत ने आई है। मतलब समझ रहे हैं कि आप में से नियम तो यह है कि एम्बेसडर जो है वो खुद विदेश मंत्रालय को इन्फॉर्म करेगा कि हां भाई हमारे ऑफिसर आ रहे हैं, हमारे व्यक्ति आ रहे हैं, उनको लेने चलना है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया है। ये यूं समझो कि उस फंक्शन का जो मुख्य
होस्ट है वही रेलवे स्टेशन पहुंच गया रिसीव करने के लिए। इसका मतलब जो आ रहा है वो बहुत मान्य है, यानी कि बहुत वैल्यू रखता है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के लिए किया है, चाहे सऊदी क्राउन प्रिंस आए हो, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे हो। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये देखिए सऊदी क्राउन प्रिंस है, इनके आने का स्वागत देख सकते हैं। इमानुएल मैक्रोन आए थे, इनको लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट गए थे। ऐसे ही जॉर्डन के किंग आए थे, उनको लेने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो प्रोटोकॉल तोड़कर गए थे। ये रिश्तों में गर्मी बढ़ाने जैसा होता है, यानी कि एक प्रकार से भाई हां हम लोगों ने इतना मतलब उससे जबरदस्त स्वागत किया है, सामने वाले को भाव मतलब एकदम प्यार से कि आप आइए, बहुत अच्छा लगा आपके आने से। ठीक है, तो ये तो साहब सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि यार ये तो बहुत गजब हो गया, इनके साथ बेइज्जती हो गई। अब आते हैं क्लैरिटी पर कि हुआ क्या है। हुआ यह है जनाब कि इनके आने पर जो भी दिक्कतें खड़ी हुई, ये इनके एनवॉय ने, एनवॉय बोले तो जो इनके यहां पर एम्बेसडर इंडिया में नियुक्त हैं, उन्होंने ही क्लैरिटी दी। और उन्होंने क्लैरिटी क्या दी? अरे बोले साहब उनकी जो हवाई जहाज है वो पहले ही आ गई, अब इसमें हमारी क्या गलती है? अब ये बात भी सही है यार, आप जरा सोचकर देखो, आपके यहां फंक्शन चल रहा है, रिश्तेदार दूर दूर से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आनी है, आप किसी को रिसीव करने जाने हैं, आपकी 5 बुआएं हैं, 5 फूफा आपके आ रहे हैं, आप लेने पहुंचे, लेकिन एक बुआजी की ट्रेन जिसका टाइमिंग है 5 बजे सुबह आने का, वो 4 बजे आ गई, तो आपकी गलती थोड़ी है। और फिर आपने ये भी कहा बुआजी अंदर बैठो, हम आपको लेने आ रहे हैं, आपको पूरी तरीके से रिसीव करेंगे, ढोल नगाड़े की व्यवस्था की गई है, आप रुकिए। आप मानी नहीं, आपने कहा नहीं 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 मैं तो तुरंत उतर के बाहर जाऊंगी, मुझे बाहर देखना है इंडिया कैसा है, तो आपकी गलती है। यह बात हम बोलते तो बुरा लगता। जर्मनी के एम्बेसडर जो इंडिया में नियुक्त हैं, उन्होंने मीडिया में चल रही इस खबर की वजह से खुद सामने आकर क्लैरिटी दी। और क्लैरिटी क्या दी, अब आप वो देखिए। आपको मैं यहां पर उनका एक ऑडियो सुनाता हूं, जिस ऑडियो का हिंदी ट्रांसलेशन भी हम कर देंगे आपकी सहूलियत के लिए, लेकिन आप उस ऑडियो को सुने। राजदूत ने तमाम सवालों पर जवाब a little early in Delhi. So she was one of the first ministers to land and on Thursday, and we had to transfer her to the conference center, and we said, you know, this is a little early, why don't you stay in the plane for a while? And she said, yeah, let's stay in the plane, and she had some breakfast. And then spontaneously she decided to leave the plane without the receiving line being for her. But that was an entire German problem, has nothing to do with Indian protocol. I can only say again and again, Indian protocol has done an outstanding work in this week. It is really, really more than anything I've seen in protocol in my life, and they did that very, very graciously, fantastically. So the minister came out of the plane. You've seen it on the little video on social media. She laughed. She had a great time. She was very. She thought herself it was quite funny, and we had a very, very nice welcome. And she's not a very pretentious person, so she had no problem with this little mishap. That was an entire German mishap. Has nothing to do with it. इन्होंने पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे दिया। अच्छा हुआ कि ये स्पष्टीकरण जर्मनी के एनवॉय ने ही दिया। हम लोग देते तो शायद इसका फिर से मीनिंग ये निकालते कि देखा हम तो पहले ही कह रहे थे। इन्होंने साफ साफ जो कहा, थोड़ा तेजी से कहा इन्होंने, मैं थोड़ा आसान भाषा में सरल रूप से कह देता हूं, हालांकि सब बातें हिंदी में लिखी हुई नीचे आई हैं। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज, जो जर्मन की विदेश मंत्री हैं उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी चीज, वे चूंकि खुद जल्दी आ गई थी इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। रही तीसरी बात कि उनके स्वागत में कमी छोड़ी गई थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन काल में पहली बार इतनी जबरदस्त तरीके से स्वागत होते हुए देखा हूं। क्योंकि स्वागत केवल एयरपोर्ट पर थोड़ी होता है भाई, आप यहां से लेकर जाओगे, कॉन्फ्रेंस रूम लेकर जाओगे, कॉन्फ्रेंस रूम में उनको बैठक में बिठाओगे, वहां से उन्हें कहीं और ले जाना है वहां लेकर जाओगे, फिर सी ऑफ करने आओगे। क्योंकि फंक्शन में केवल एक ही क्षण के लिए थोड़ी ना स्वागत होता है, स्वागत तो पूरे टाइम चलता है। क्योंकि आप जब जाएंगे, किसी ने आपसे कैसे बातचीत की, कितनी गर्मजोशी से आपसे मिले, आपसे चाय पानी की पूछने आए कि नहीं आए, आपकी बातों को पूछा कि नहीं पूछा, सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जर्मन एम्बेसडर खुद बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन काल में इतना अच्छा कहीं स्वागत नहीं देखा जो इंडिया ने किया, ना केवल हमारे लिए बल्कि सभी के लिए।
बहुत अच्छा स्वागत था। उन्होंने जल्दबाजी दिखाई, जबकि मैंने उन्हें खुद कहा था कि मैडम आप प्लेन में बैठे, थोड़ी देर आप इंतजार करें, अगर आपको नाश्ता करना है नाश्ता कर लें, आप चूंकि जल्दी आ गई हैं, मैं खुद भी नहीं पहुंचा हूं, थोड़ी देर में हम लोग आपका अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्लीज आप वेट करें। उन्होंने कहा कोई इसकी जरूरत नहीं है। वे हंसती हुई उतरती भी हैं और खुशहाली से वो अपना काम करती हैं। तो ट्रोलर्स को शायद ये जवाब जो है ना वो पलटेगा, मतलब पचेगा नहीं, और बोले इंडिया ने तो जर्मनी के खिलाफ में ही काम कर दिया। देखिए, इंडिया ऐसा देश है जिसने थीम ही G20 की वसुधैव कुटुंबकम रखी है, यानी विश्व एक परिवार है। इंडिया वो देश है जो डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस की बात करता है। वो हमेशा चाहता है कि दुनिया में कभी भी संकट ही ना हो, बातें बातचीत से सॉल्व हो जाएं और ऐसे मिसकंसेप्शंस हो जाएं। ये भारत की, और इंडिया तो यार मतलब मेहमानों को भगवान समझने वाला देश है। अतिथि देवो भवः जिस देश की टैगलाइन हो, जहां पर हर घर में अतिथि को भगवान मानकर स्वीकार किया जाता हो, वहां पर ऐसी गुस्ताखी हम अपने दुश्मन के साथ ना करें जनाब, हैं? तो इसका मतलब यह है कि लोग केवल वो लाइन ढूंढते हैं जिससे लोगों को परेशान किया जा सके। उम्मीद है आपको भी क्लैरिटी पसंद आई होगी, और अगर आ गई है तो आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साथियों से साझा करें आप, ठीक है? साझा करेंगे तो लोगों तक भी क्लैरिटी पहुंचेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी साथियों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपसे एक सीधी बात यह है मेरे प्यारे साथियों, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तो इसका नाम रखा था RNA बाई अंकित अवस्थी सर। असल मायने में RNA बाई अंकित अवस्थी सर रखने के पीछे का उद्देश्य था कि आप लोग मुझे RNA वाले बाबा के नाम से, कि हां भाई RNA लेकर आएगा, इसलिए जानते थे। मैंने सोचा इस वजह से जब हम कहीं और प्लेटफॉर्म को छोड़ के अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, आप आसानी से पहचान लेंगे, आप RNA नाम से ढूंढेंगे तो हम मिल जाएंगे। हमने वो चैनल शुरू किया। चैनल शुरू होकर के हमारा परिवार दिनों दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमने एक बहुत बड़ा परिवार छोड़ा है, लेकिन फिर से हमारे परिवार के सदस्य एकजुट होकर के मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब आपसे एक विनम्र अपील है, और विनम्र अपील आपसे बहुत अपनत्व के साथ है। और विनम्र अपील यह है, चूंकि हमने ये चैनल RNA बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से बनाया, इस पर जो कार्यक्रम जो आप मुझे फिलहाल रोजाना सुनते हैं, रोजाना सुबह 9 से 10, सोमवार से शुक्रवार, उस कार्यक्रम का नाम भी RNA बाई अंकित अवस्थी सर है। तो चैनल और कार्यक्रम दोनों एक ही नाम के हो गए हैं। आप खुद अपने परिवार के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? RNA कार्यक्रम है, यह पहले से था, आपको पसंद था, इसलिए अब आपसे गुजारिश यह है मेरी कि क्यों ना हम अपने चैनल का नाम बदल लें। चैनल का नाम बदलने से फायदा क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा, इवेंट का नाम और चैनल का नाम। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपसे गुजारिश है, क्योंकि चूंकि आप परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे सलाह दें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यह वीडियो अभी हमारी टीम काट करके अलग से भी डाल देगी। आपसे गुजारिश है कि RNA बाई अंकित अवस्थी सर नाम से जो हमारा YouTube चैनल फिलहाल चल रहा है, जिस पर 4.25 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसका नाम रखा क्या जाए, और ऐसा नाम जो कि यह प्रूव करता हो कि यह पढ़ाने के लिए है, यानी एजुकेशनल है। जैसे हमारा अंकित इंस्पायर्स इंडिया जो नाम लिखा है वो उसको प्रूव करता है कि हां भाई अंकित इंस्पायरिंग इंडिया रियल में है। हम वो खबरें आप तक लाते हैं जो आपको इंस्पिरेशन देती हैं, लेकिन इसके साथ आपको ऐसा मोटिवेशन पढ़ाई के लिए आता रहे, आप पढ़ाई की एक क्लास की तरह से इसे समझें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने द्वारा हम आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपसे नाम मांगेंगे। आप हमारा एक कम्युनिटी पोस्ट आज डल जाएगी, आप रविवार तक अपने द्वारा नाम जो भी बेस्ट आपको लगे वो आप बताएं। रविवार शाम तक हम कोशिश करेंगे कि आपको नाम अनाउंस कर दिया जाए, और इवन किसी ने अगर बहुत अच्छा नाम सजेस्ट किया तो आई एम वेरी मच मतलब विल बी ऑब्लाइज्ड, और मैं उसको ना अपनी तरफ से तोहफा भी सेंड करूंगा, ठीक है? आप में से अगर कोई भी मेरा प्यारा साथी ऐसा है, जैसे आपने अगर हमारा एप्लीकेशन जो कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, इसको अगर ध्यान से देखा हो तो इसके अंदर ना अपनी पाठशाला लिखा आता है। एप्लीकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने RNA बाई अंकित अवस्थी के नाम से रीनेम तो कर रखा है, लेकिन मैंने कभी पहले इस एप्लीकेशन को अपनी पाठशाला के नाम से बनवाया था। मेरी पसंद थी अपनी पाठशाला,
लेकिन आपकी क्या पसंद है? जैसे मुझे लगा कि अपनी पाठशाला नाम से मेरा एप्लीकेशन हो, है ना, जहां पर बच्चे इस YouTube चैनल का नाम भी अपनी पाठशाला हो। ऐसे आपको क्या लगता है, आप मुझे सजेस्ट करें। जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप बताएं, आपकी सहमति से हम इस YouTube चैनल का और अपने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लेंगे और इवेंट का नाम RNA बाई अंकित अवस्थी सर रह जाएगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद है आप मुझे जरूर साथ देंगे और लाइव कमेंट में आंसर ना दें, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा। सेशन पूर्ण होने के बाद आप इस वीडियो के नीचे भी डाल दें आंसर, जब ये कट के डल जाए तब भी आप नाम डाल दें, कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दें। ठीक है, डन है? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप प्लीज मुझे बताएं। बाकी हमने जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आज ही जाकर जो हमारा बैच शुरू हुआ था 1 मार्च से, उसमें अपने आप को एनरोल कर लें। स्टेट PCS, SSC, रेलवे, UPSC, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बैच है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको काफ़ी डिटेल में डील की गई है। आप वहाँ पर पहुँचे। अभी फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, आप उसे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस लाइव डिजिटल बोर्ड से ली जा रही हैं, आप उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। पूरे 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत 1999 है। आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसे जानने के बाद करंट अफेयर यहाँ से और बाकी चीज़ वहाँ से जब पूरी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्लियर? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। तो नाम सजेस्ट कर दीजिएगा मुझे जैसा भी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।